हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फोट्यूबर। फ्रेंड्स, हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 को कंप्लीट कर लिया और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी, जिसमें लेसन नंबर 1 हम पहले करेंगे। ये हमारे रीड के सिलेबस में शायद है तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें इसको करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा लेसन हमारे सिलेबस में और तीसरा भी सिलेबस में पृथ्वी की गतियाँ, ग्लोब, अक्षांश एंड देशांतर। लेकिन जब तक ये नहीं करेंगे तो हमें थोड़ा समझ अच्छे से वो नहीं आएंगे लेसन। उसके बाद मैं पहले फिर वही चैप्टर करवाऊंगी जो हमारे रीड के सिलेबस में है, उसके बाद बचे हुए बाकी करेंगे। तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, ये हम आजकल तो बहुत अच्छे से नोट करते होंगे। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। जब साफ मौसम होता है उसकी बात है, सूर्यास्त के बाद। और शाम को जैसे मतलब सूरज जब डूब जाता है तो उसके बाद जैसे सूर्य अस्त के बाद में आसमान को देखना कितना अच्छा लगता है। जब आसमान में तारे आ जाते हैं, चांदनी रात होती है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, मून पूरा दिखाई देता है। लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, तो वो तारों की बात कर रहे हैं। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश है वो छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, और ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्णिमा की रात बोलेंगे। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश या तेज अधिक है, इस वजह से हम रात के समय जो चमकने वाली चीज़ें, वस्तुओं को, उनको हम दिन में नहीं देख पाते हैं। होते ये दिन में भी है, लेकिन सूर्य का इतना तेज़ अधिक प्रकाश होता है कि उसमें वो हमें दिखते ही नहीं है। सूर्य, चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। सूर्य, चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है तो वो क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए सूर्य क्या है, तो सूर्य भी एक तारा है। और खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। जितने भी हैं तारे दिखते हैं हमें आसमान में, चंद्रमा दिखता है या जो भी चमकने वाली चीज़ें दिखती है, वो सारी की सारी खगोलीय पिंड है। उसमें सूर्य भी आ जाता है। तो इन सारे खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और सूर्य भी है, वो भी एक तारा है। उसके बाद रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनको ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते और वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है, और अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज है वो छोटा दिखाई पड़ता है। रात्रि के में आसमान की ओर देखते समय आप तारों की विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्शा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बिग बियर या अर्शा मेजर है, वो एक ही चीज़ है, वो क्या है? तो वो नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्शा मेजर का ही पार्ट है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडल की वस्तुओं को दिखाएं। प्राचीन समय में क्या होता था? पुराने समय में लोग रात्रि में दिशा का जो निर्धारण करते थे वो तारों की सहायता से करते थे, कि उत्तरी तारा है वो उत्तर दिशा को बता रहा है। इसे ध्रुव तारा भी बोलते हैं। उत्तरी तारे को क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा। तो उससे आसमान में उस तारे को देख करके लोग अंदाज़ा लगा लिया करते थे कि कौन सा टाइम है। जब तारा कौन सी दिशा में तो टाइम कौन सा है, तारा कौन सी दिशा में तो टाइम है वो क्या हुआ है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में देखो, ये देखो ध्रुव तारा, और ये संकेतक तारे हैं। ये उत्तर दिशा, ये पश्चिम और ये पूर्व। कुछ खगोलीय पिंडों में उसके बाद क्या है, चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर ये इंगित करेगी।
अब उसके बाद में कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो अगर पूछा जाए कौन से जो ग्रह हैं उनके चारों ओर छल्ले हैं, तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड है वो ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, जिनको तारों के प्रकाश से ऊष्मा या प्रकाश मिलता है। तो ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट बोलते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये भी एक ग्रह है, और ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा है वो सूर्य से प्राप्त करती है। इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, ये हमेशा तारों से या सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है तो वो सूर्य से अपनी वो प्रकाश है वो ग्रहण करती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से और जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद में ये देखो, इनका एक टाइम पीरियड रहता है। सबसे पहले है सूर्य के पास में फिर क्या आ गया, ये देखो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। बुध के बाद में वीनस, बुध के बाद में वीनस के बाद में मंगल और पृथ्वी, और उसके बाद में फिर ये आ जाता है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और ये नेपच्यून, ये सब हैं। तो इनका टाइम पीरियड भी दिखाया गया है, कौन सा है वो कितने टाइम में अपना एक चक्कर है वो पूरा करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बुध है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर चक्कर, परिक्रमण होता है किसी दूसरी चीज़ के चारों ओर चक्कर लगा, जैसे परिभ्रमण काल होता है, एक परिक्रमण काल होता है पृथ्वी का। तो पृथ्वी जब अपने चारों ओर मतलब अपना एक चक्कर पूरा करती है, अपने चारों ओर रोटेशन करती है, तो उसको क्या कहते हैं? अपना जो एक चक्कर होता है उसको परिभ्रमण बोलते हैं, या घूर्णन गति बोल सकते हैं आप उसको। जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको परिक्रमण बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में बुध ग्रह है वो पूरा करता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन है वो 59 दिन में करता है। अपनी जो धुरी है उसके ऊपर घूमने को परिभ्रमण कहते हैं। तो ये अपने अक्ष के ऊपर जब घूर्णन करता है तो 59 दिन लगते हैं इसको, 59 डेज। और सूर्य के चारों ओर, क्योंकि सूर्य के नज़दीक है तो इसको कम टाइम लगेगा। जैसे जैसे ग्रह दूर बढ़ते जाएंगे उनको ज़्यादा टाइम लगता जाएगा, आप ये नोट करेंगे। तो सूर्य के चारों ओर इसको चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 88 दिन लगते हैं। 3 महीने से बस कुछ ही टाइम कम लगता है। उसके बाद में शुक्र का फिर थोड़ा सा और टाइम बढ़ जाएगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको 255 डेज लगते हैं, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 243 दिन लगते हैं। फिर पृथ्वी की बात आती है, तो पृथ्वी का हमें नोट करना है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 1 साल लग जाता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 24 घंटे लगते हैं। और चंद्रमा कितने हैं पृथ्वी के? एक ही है। उपग्रह कितना है? एक चंद्रमा। मंगल ग्रह, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण है वो 687 डेज लगते हैं इसमें, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में भी 1 दिन लगता है। और इसके चंद्रमा कितने हैं? 2 है, मतलब उपग्रह कितने हैं इसके? 2 है। तो पहले देखो बुध का 88 दिन, उसके बाद इसका 3 गुना शुक्र को लगता है, उसका करीबन 1.5 गुना 365 डेज है वो पृथ्वी को लगता है, उसका फिर डबल आप लगा के चलो वो मंगल को लगता है। उसके बाद आंतरिक ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, ये चट्टानों से बने ये चारों ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह हैं वो चट्टानों से बने हुए हैं, तो इसलिए इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। उसके बाद हमारा आता है अगला बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीने और लगभग 12 साल ही लग जाते हैं, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसको 9 दिन लगते हैं। 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या इसके लगभग 53 है। उसके बाद में शनि को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29 साल लग जाते हैं, और 5 महीने करीबन लग जाते हैं, और अपने अक्ष पर घूमने में 10 घंटे 40 मिनट। और चंद्रमा की इसकी संख्या कितनी है? इसकी भी 53। बृहस्पति की वैसे बढ़ गई है, अब 62 के आसपास हो गया अभी अपडेट। और यूरेनस, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 दिन लगते हैं, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 17 घंटे 14 मिनट। और चंद्रमा की संख्या इसकी लगभग 27 है। और नेपच्यून, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगाने में 164 साल लग जाते हैं, और इसमें भी 84 साल लग जाते हैं, 84 घंटे बोल दिया होगा मैंने। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 16 घंटे 7 मिनट। और चंद्रमा की संख्या कितनी है? 13। तो इसमें ये ईयर भी डबल होते जाएंगे।
और बाह्य ग्रह, ये चारों बाह्य ग्रह कहलाते हैं, जो सूर्य से बहुत दूर है और बड़े आकार के, ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। और जो आंतरिक ग्रह हैं वो चारों के चारों वो आंतरिक माने जाते हैं, और वो किससे बने हैं? चट्टानों से बने हैं। और इनके बीच में एक पट्टी बनी होती है जिसको क्षुद्र पट्टी बोलते हैं, वो आगे आ जाएगा। उसके बाद में देखो, सॉरी, अब इनका एक एक करके हम देखेंगे। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है और यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर का मतलब साथ चलने वाला, और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। अपने चंद्रमा का मतलब अपने उपग्रह भी है। तो क्या आप जानते हैं, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को ही क्या बोलते हैं? सौर मंडल। सूर्य का जितना भी परिवार है उसको सौर मंडल बोलते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्द लिखें आप, जैसे उपसौर हो गया, अपसौर हो गया, तो ऐसे सौर शब्द का प्रयोग करते हुए आप लिखें। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका प्रयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना, मतलब पृथ्वी के संबंध के बारे में लिखना या पृथ्वी के बारे में लिखना। जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन करना। जब लॉजी वर्ड जुड़ जाता है तो इसका मतलब अध्ययन से रिलेटेड है। जियोमेट्री, मेट्री का मतलब मापन से रिलेटेड है। और जियोइड का मतलब आकार, आकार के अनुरूप, पृथ्वी के आकार के अनुरूप है। तो उसमें आगे हमारा आता है चंद्रमा के बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। खगोलीय पिंड तो वही आ गए हमारे तारा वगैरह, जो भी चमकने वाली चीज़ें हैं। क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिससे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। और इनका मुखिया कौन है? सूर्य। उसके बाद आती है सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यंत गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बाद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। उसके बाद आता है ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार पहले आंतरिक वाले 4 ग्रह, उसके बाद में 4 बाह्य ग्रह जो गैसों से बने हैं, और ये आंतरिक है वो चट्टानों से बने हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये बड़े आकार में हैं और ये सूर्य से दूर हैं। तो सूर्य से उनकी दूरी के हिसाब से ग्रहों को नाम याद रखने का ये आसान तरीका देखा है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, तो इसमें आप याद रख सकते हो मरकरी, वीनस, अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वे रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए ये कक्षा कहलाते हैं। और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको केवल 88 दिन लगते हैं, क्योंकि नज़दीक है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। शुक्र को, सॉरी, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, क्योंकि उसके नज़दीक है। वो आकार और उसकी आकृति लगभग एक जैसी सी है, पृथ्वी के समान है, इसलिए उसको जुड़वां माना जाता है। और जुड़वां किस लिए मानते हैं? क्योंकि जब एक जैसा दिखने में लगे तो उसका आकार वगैरह एक जैसा दिखे तो हम जुड़वां कह सकते हैं। तो उसका आकार और उसकी आकृति है, मतलब एक जैसी सी है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो वो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, रात में आसमान में देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ। खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा है परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। तो ये प्लूटो है, उनको निकाल दिया है ग्रह की सूची से। उसके बाद आता है पृथ्वी। सूर्य के बारे में हमने पढ़ लिया, और बुध के बारे में हमने 88 दिन लगते हैं, और अपने चारों ओर चक्कर लगाने में उसको कितने दिन लगते हैं वो हमने पहले पढ़ा था। और सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी है वो तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और ये ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। यही कारण है कि इसे
इसके आकार को भू आब कहलाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। और अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी है वो नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह है वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, पिछली बार रीट में पूछा गया था लेवल फर्स्ट के अंदर, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है ये लेसन। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, और इसका व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है और यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और यह अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उसके बाद उपग्रह क्या होता है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो खगोलीय पिंड क्या होते हैं? वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट है, जैसे IRS है और एडुसेट है। इनका नाम आपको याद रखना है। उसके बाद में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है और चंद्रमा की परिस्थितियां हैं वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। उसके बाद आता है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त तारे, आपको पता चल गया तारे कौन से होते हैं जो रात में चमकते हैं, और सूर्य भी एक तारा है। ग्रह आपको पता चल गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये वाले। और उपग्रह जैसे चंद्रमा हो गया, शनि के भी कुछ ग्रह, बृहस्पति के भी कुछ ग्रह हैं। तो उनके अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं और 4 ग्रह मैंने बोला था ना एक क्षुद्र पट्टी है, तो वहाँ पर पाए जाते हैं ये। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं वैसे, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उसके बाद में उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। और कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति वो पृथ्वी पर गिरने की होती है और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं और कभी कभी ये ऊपर ही खत्म हो जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है और यह पट्टी आकाश गंगा है, जिसको मिल्की वे आप बोलते हैं। ये हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना है वो आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। एक बहती नदी के साथ इसकी कल्पना की गई थी और इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। और आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना है वो अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं और इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। देखो ब्रह्मांड है बहुत बड़ा है, उसके अंदर ही आकाशगंगा है, आकाशगंगा के अंदर ही सौरमंडल और सौरमंडल के अंदर ही पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं। ये इससे पता चल जाएगा। क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? देखो ब्रह्मांड के साथ आपका ही संबंध है ना। आप पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी सौरमंडल में है, सौरमंडल है आकाशगंगा का पार्ट है और आकाशगंगा ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो इस तरह से आप उससे जुड़े हुए हैं। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता और तारे का अपना प्रकाश होता है। सौरमंडल से आपका क्या मतलब है? सूर्य का जो पूरा परिवार है वो सौरमंडल कहलाता है। सूर्य से उनकी दूरी के हिसाब से ग्रहों के नाम लिखने हैं आपको।
सूर्य के पास में सबसे पहले है बुध, उसके बाद में है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके ऊपर जीवन संभव है, पानी संभव है, वायु है। यह हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? तो वो अभी अभी एक आई थी लाइन पीछे, क्योंकि वहाँ पे गहरे गड्ढे वगैरह वो बने हुए हैं उस वजह से। और ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या है, तो वो सब आपको पता है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के बाद में कौन सा है? बुध है, और उसके बाद में शुक्र है, और तो पृथ्वी हो गया तीसरा। उसके बाद में आता है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ये दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को कहा जाता है। डैश पृथ्वी के सबसे करीब है, तो डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है, और ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। और तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली है, उसको क्या कहते हैं? आकाशगंगा। और पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? वो आपको पता है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। और विभिन्न प्रतिरूपों का एक ऐसा समूह, जैसे वो पिंड वगैरह जो होते हैं ना, खगोल पिंड या जो भी है, ऐसा निर्माण करता है। तो उसका ये क्वेश्चन भी आया था पीछे, आप देख लेना इसको, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। तो ये आज का लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है, और कल हम करेंगे हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पढ़ना है इसको, रिवाइज अच्छे से कर लेना, वीडियो को ध्यान से देखना है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।